हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अनिल जादव ने एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का ये एक छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े होते हैं और उनको इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऑब्वियसली आती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े होते हैं, किसी अदर बोर्ड से, जैसे सीबीएसई या आईसीएसई नहीं पढ़े हैं, किसी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, जैसे कि कोई यूपी बोर्ड से है, कोई हिंदी बिहार बोर्ड से है। तो या तो उसमें हिंदी में पढ़ाया जाता है या फिर उसमें कोई रीजनल जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उस तरह से मतलब ट्रीट किया जाता है। तो उन लोगों की कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और ये वीडियो मैं इसलिए आप लोगों को पूरे बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं और मेरी 12th तक, क्या ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर तक, मतलब टोटली 12th तक मेरी इंग्लिश बिल्कुल बेकार थी और मैंने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी अच्छे से। और आज मैं इंग्लिश टीच करता हूं, पढ़ाता हूं और पिछले 4 साल से पढ़ा भी रहा हूं, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे साथ जो बहुत अच्छे स्कोर बना चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है और वो चाहते हैं कि अपना कोई सा भी सपना हो, कोई किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे जिसमें इंग्लिश आती है और वो उनके लिए बाधा बन रही है क्योंकि उनको समझ में नहीं आती है। तो उनको क्या करना चाहिए जिससे इंग्लिश जितनी स्ट्रांग उनकी हिंदी है उससे भी स्ट्रांग उनकी इंग्लिश हो जाए, उसके लिए मैं आज बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मैं हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं जिसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है या बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। और वही चीज़ बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी होती है जो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं या राजस्थान बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से। ठीक है, तो उनको भी यही दिक्कत होती है। तो ये जो है मेरा स्कोर कार्ड है सीजीएल 2019 में, जब मैंने मेंस दिया था, प्री दिया था। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। प्री में मेरे 50 में से 50 थे। इससे पहले भी मैंने एसबीआई पीओ दिया था, उसमें भी मेरे पूरे मार्क्स थे, फुल मार्क्स। उसके बाद मैंने एनडीए भी दिया था, वो भी क्वालिफाइड, इंग्लिश बहुत अच्छी थी उसमें भी। एसएससी सीजीएल 2019 में भी मेंस एग्जाम में मैंने 195 जो है मार्क्स जनरेट करे थे 200 में से। ठीक है, उसके बाद 201, जो कुछ लोग पूछते हैं सर 201 कैसे आ सकते हैं, भाई 250 भी आए हैं कुछ लोगों के। वो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर जो बढ़ता है वो होता है। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप इससे पहचान सकते हैं कि भाई किस तरह से हिंदी मीडियम से शुरुआत करके, जो भी मेरे 12 तक बिल्कुल भी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने इतना अच्छा स्कोर बनाया। तो यार ऑब्वियसली मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर सकता हूं, जैसा मैंने फील किया, जैसे मैंने इंग्लिश स्ट्रांग करी है ना, क्या क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ में, क्या क्या उनके सोल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स पे कि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनके डाउट्स क्या होते हैं कि जिससे उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। या वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है बट उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, या फिर आती भी है तो कम आती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि सर मान लो मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, या फिर मैं उस इंग्लिश पार्ट में, एक इंग्लिश सब्जेक्ट में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। उसके बाद आप लोगों की प्रॉब्लम्स की बात करें तो मैं एक एक करके सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहां पर शो करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम से मैच कर जाएं, क्योंकि ये सारी की सारी बातें मैं एक्सपीरियंस बेस्ड लिखता हूं और वही मैं यहां पर प्रेजेंट करता हूं। मैं आपको कभी भी मोटिवेट करने के लिए नहीं आता, याद रखना। ये सारी की सारी चीजें थ्योरेटिकल नहीं है, ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखूंगा, अगर मैच करती हैं तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और अगर वीडियो ऑब्वियसली अच्छा लगता है तो आप लोग उसको लाइक जरूर किया करें और बाकी जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचा दिया करो। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। देखो भाई, पहली प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट की, सर जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे मान लो मैं ही पढ़ाता हूं, मैं ही आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसमें जो रूल्स लिखा देता हूं, जैसे मान लो मैंने नाउन के 25 रूल लिखा दिए, अब वो 25 रूल आपको याद नहीं हो रहे, तो पहली प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे रूल्स जो है याद नहीं होते, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है। ये तो प्रॉब्लम होगी, इसकी सॉल्यूशंस क्या है, इन पर बात करेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, इनके सॉल्यूशंस की बात अभी बाद में करेंगे। सर हमसे ट्रांसलेशन नहीं होते, मान लो मुझे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना हो या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या क्या करना चाहिए उसके लिए, ये भी बताऊंगा। उसके बाद बात आती है कि सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, कुछ भी हो,
उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है इंग्लिश ग्रामर का, वो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में होता है, जहां पर आपको एरर ढूंढनी होती है। वो नहीं आती सर। मान लो हम पढ़ भी रहे हैं, मान लो आप इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते टाइम जो दिक्कत होती है ना एरर ढूंढने में, एरर वाले क्वेश्चंस में, वो नहीं ढूंढ पाते। उसके लिए क्या करना चाहिए? फोर्थ वाली जो प्रॉब्लम है वो है कि सर जो वर्ड्स होते हैं इनके प्रोनाउंसिएशन हमें अच्छे से नहीं आते, हम उनको बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे ये वर्ड लिखा है तो उसको बर्ड कहेंगे या वर्ड कहेंगे, ठीक है, वो अपना अपना तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा, उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं। तो जो उच्चारण, क्योंकि ऑब्वियसली जो हिंदी बैकग्राउंड से होगा तो उसको इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आते होंगे। मैं अपनी भी बात करूं, कभी कभी मुझे भी बहुत सारे वर्ड्स के मिस प्रोनाउंस कर देता हूं, ठीक है, तो वो सब भी हम बात कर लेंगे। उसके बाद बात आती है कि सर इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगता। इवन ये पॉइंट जो है वो सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं होगा, ये मैथ्स के लिए भी होगा, रीजनिंग के लिए भी होगा, जीके जीएस के लिए, या पूरी पढ़ाई के लिए होगा कि सर मेरा पढ़ने में ही मन नहीं लगता, मेरे पढ़ने का ही मन नहीं करता है, इंग्लिश छोड़ो मेरा पढ़ने का ही मन नहीं करता है। तो ये सब चीजों पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्यों नहीं लगता है, क्या रीजन हो सकता है, और पढ़ाई में मन कब लगेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक और मेजर पार्ट होता है इंग्लिश में कि सर वोकैबुलरी जो लिखाते हैं आप ही कराते हो, जैसे हमारा सुबह 9 बजे शो चलता है वोकैबुलरी का, ठीक है, तो वो वोकैबुलरी हमारे पास बहुत सारी हो गई है, अब वो याद नहीं होती। वोकैबुलरी कैसे याद होगी, इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, कैसे याद होगी कैसे याद नहीं होगी। एक और प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश के अंदर एक पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का, जिसमें क्लोज पैसेज होते हैं, पैसेज होते हैं, PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, पैराग्राफ वाले। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का पार्ट होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश पूछी जाए और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश नहीं आती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर जो पैसेज, क्लोज पैसेज और ये कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का पार्ट होता है, ये हमसे सॉल्व नहीं होता, इसमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा। ये तो अभी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। प्रॉब्लम्स चाहे कोई सी भी हो, उसके अंदर क्लैरिफिकेशन जरूरी है। चाहे आपको मैथ समझ में नहीं आए, चाहे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आए, या आपको कोई दूसरी चीज समझ में नहीं आए, आपको एक चीज पर ज्यादा जोर डालना है, वो है क्लैरिफिकेशन। जब तक आप चीजों में क्लैरिफिकेशन यानी कि फिल्ट्रेशन नहीं करते हो, तब तक आपको प्रॉब्लम होती ही रहेगी। अपनी लाइफ में भी फिल्ट्रेशन जरूरी है, चीजों को डिफरेंट 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 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया करो। तो इसमें से जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बताई हैं वो कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या तो हो सकती है पार्शियल प्रॉब्लम, कि एक चीज के अलग अलग पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि 90% ऐसे ही स्टूडेंट होंगे कि सर मुझे तो पूरी इंग्लिश में ही प्रॉब्लम होती है। तो ऊपर लिखा है इन विच पार्ट ऑफ इंग्लिश यू आर कंफ्यूज्ड। सबसे पहले ये पार्ट चेक करो कि पूरी इंग्लिश ग्रामर के कौन से पार्ट में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जैसे यहां पर इंग्लिश के सारे पार्ट्स हैं, ग्रामर अलग है, वोकैब अलग है, कॉम्प्रिहेंशन अलग है, रीडिंग और स्पीकिंग ये सब अलग है। तो आपको कौन से पार्ट में प्रॉब्लम होती है? कुछ लोग होते हैं सर मुझे तो सब में ही प्रॉब्लम होती है, तो उनका भी इलाज है, मेरे पास सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं, मैं आपको सारी की सारी चीजें एक एक करके बताता रहूंगा। अगर आपको पर्टिकुलर ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, बाकी सब ठीक है, तो ग्रामर पे काम करो। सिर्फ वोकैब में प्रॉब्लम होती है, वोकैब पे काम करो। कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है, कॉम्प्रिहेंशन में काम करो। रीडिंग में दिक्कत होती है, रीडिंग पे काम करो। स्पीकिंग में दिक्कत होती है तो स्पीकिंग पे काम करो। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो आपको पहले चूज करना होगा। और अगर जैसे ही आप चूज कर लेते हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे तो सब में दिक्कत है, फिर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस पे कि सर सॉल्यूशंस क्या है। मान लो प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई कि हमारी प्रॉब्लम ये है, आपने सही बताया, अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सीधे बात करेंगे सॉल्यूशंस पे। देखो भाई, और ये बात मैं इसीलिए एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं क्योंकि ये खुद मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं और मैंने 0 से अच्छे लेवल तक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं कर सकता हूं, मैंने किया है, तो आप लोग तो यार डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सभी ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पास ये भी ऑप्शंस हैं। उस टाइम पे तो इतना यार इंटरेस्ट भी नहीं था, 1-2 साल पहले तो नहीं था, मात्र ये 1-2 साल के अंदर ही बढ़ा है सब, ठीक है, डिजिटली। तो पहले तो इतने ऑप्शंस भी नहीं थे ना लोगों के पास। हालांकि मैं बहुत पुराना नहीं हूं कि बहुत 10 साल पहले पढ़ा था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी इतना एक जो इंटरेस्ट नहीं था, जो अच्छे लेवल पे अभी जो एजुकेशन स्प्रेड हो रही है अपने पूरे भारत में, वो सब नहीं था। सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है वो है आपका कि सर ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते। मैं आपको दिमाग में एक बात बोलूंगा, उसको सेट कर लेना। ग्रामर के रूल्स कभी याद करने के लिए होते ही नहीं है, तो उनको याद करते क्यों हो? एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सर ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते। भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। ग्रामर के रूल्स याद करने के लिए कौन कहता है? ग्रामर के रूल्स हो या किसी भी चीज के रूल्स हो, याद करने के लिए नहीं होती, उनको सिर्फ समझना होता है। और वो जो रूल्स होते हैं वो इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि आप क्वेश्चन को फेस कर सको, क्वेश्चन को सही कर सको। तो पहले क्वेश्चन देखो,
हम लोग क्या करते हैं कि मान लो मैंने नाउन टॉपिक के 10 रूल करा दिए या 20 रूल करा दिए, है ना, 20 कंसेप्ट करा दिए, 20 रूल करा दिए। अब बच्चा क्या कर रहा है, इनको रटने में लगा हुआ है। भाई इनको याद थोड़े ना करना है, इनको एक बार समझना है। क्या करना है, समझना है। समझ में आ गई। अब क्या करोगे, अब इसके क्वेश्चन लगाओ। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको रूल्स पढ़ाए जाते हैं। आपको रूल्स इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि आप उनको याद करो। भाई अभी याद कर लोगे, अगले चैप्टर को दूसरा पढ़ोगे तब तक इसे भूल जाओगे। आज याद कर लोगे, कल याद कर लोगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, 1 महीने बाद भूल जाओगे, 1 साल बाद भूल जाओगे। बट ऐसा क्या कर रहा है कि कभी रूल्स भूले ही ना। भाई ऐसा तब होगा जब आप इनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगाओगे। मैंने कहा कि नाउन मैंने आपको पढ़ा दिया, नाउन मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने इसके 10 रूल पढ़ लिए, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब इनको याद भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इनके क्वेश्चन करो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। मान लो एक चैप्टर के नाउन टॉपिक के आपने 100 क्वेश्चन लगाए। अब 100 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कितने पढ़े आपने, 10। क्वेश्चन कितने लगा दिए, 100। यानी कि एक क्वेश्चन पे, एक कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन, आपने 10 गुनी प्रैक्टिस कर दी। 10 गुनी प्रैक्टिस तो ये मिनिमम है या भाई, ये मिनिमम है। आपको इससे ज्यादा भी करनी है अगर आपको टॉपर बनना है तो। अगर आप रैंक लेकर के आना चाहते हैं, 20 गुनी प्रैक्टिस कर दो। एक कॉन्सेप्ट पर 20 क्वेश्चन कर दो। जब एक कॉन्सेप्ट के 20 क्वेश्चन करोगे ना, या 10 क्वेश्चन करोगे ना, तो 11वां क्वेश्चन अपने आप आपको याद आ जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है, तुरंत याद आ जाएगा चुटकियों में। तो कभी भी आपको रूल्स याद करने हो तो भाई रूल्स याद करने का सिंपल तरीका यह है कि उनके कॉन्सेप्ट जो भी आपने सीखे हैं उन पर बेस्ड 10 गुनी प्रैक्टिस कर डालो, 20 गुनी प्रैक्टिस कर डालो, आपको सारे के सारे रूल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, आई गारंटी आपको सारे के सारे रूल्स। अरे जब हम पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाता है, उनको रूल्स याद, वो क्या पढ़ के आते हैं, सुबह सुबह पढ़ के आते हैं, वो अपनी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, वो रूल्स नहीं पढ़ के आते कि आज तुम्हें रूल्स सिखाएंगे। भाई उनको सारे रूल्स याद हैं ऑलरेडी। बस ये है कि आपको क्वेश्चन देखा तुरंत बता देते हैं। जब भी आप डाउट पूछते हो तुरंत बता देते हैं टीचर। कैसे, उनको याद हो गए, उनको डाउट बताते बताते रूल्स याद हो गए। तो रूल्स याद करने का सिंपल तरीका है 10 गुनी प्रैक्टिस लगाओ। अगर आप 10 रूल पढ़ रहे हो, 100 क्वेश्चन मिनिमम, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप 200 300 400 जितने लगा सकते हो लगा लो। ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है, सर ट्रांसलेशन नहीं होता। मान लो हमें इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और हमें ग्रामर सीखने के साथ साथ थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी सीखना है, जिससे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी पापा के सामने इज्जत बच जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको ग्रामर के 2 चैप्टर तैयार करने हैं बस। पहला चैप्टर है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मॉडल, ये दोनों आप लोगों को पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये 2 आपको चैप्टर पढ़ने, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, और एक टेंस चैप्टर। हालांकि ये दोनों ही वर्ब का ही पार्ट होते हैं। ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। 95% तक आप ट्रांसलेशन इन्हीं 2 चैप्टर से सीख जाओगे। बाकी 5% तो एडवांस लेवल की अगर इंग्लिश सीखोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी कि सारी की सारी ग्रामर फिर तो सीखनी पड़ेगी। हर एक ग्रामर की चैप्टर का यूज होता है ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन सीखने के लिए 90% और 95% तक आपको बस 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। वो है एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक टेंस, जो हल्के लेवल की 90% 95% बोल रहा हूं, तो हल्के लेवल से मीडियम लेवल तक की आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हाई लेवल का ट्रांसलेशन होगा तो आपको पूरी ग्रामर पढ़नी होगी। एरर डिटेक्शन नहीं खोज पाते। ये क्या होता है, जैसे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर डिटेक्शन वाले, यानी कि एरर वाले क्वेश्चन। उनको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है। उसका एक ही रीजन है, आपने 20 रूल पढ़ लिए, 10 रूल पढ़ लिए, वो 11 में से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने 20 पढ़ लिए, वो 21 में से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने 100 पढ़ लिए, वो 101 से क्वेश्चन पूछ सकता है। कहने का मतलब उसके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और वो किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी वजह से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो इसका सर क्या इलाज है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि जितने वो पूछ सकता है कॉन्सेप्ट, वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। कहने का मतलब जितने कॉन्सेप्ट वो पूछ सकता है वो सारे के सारे आपको आने चाहिए, तभी तो आपकी पूरी तैयारी होगी, तभी तो आपकी कंप्लीट तैयारी कहलाएगी कि भाई आपने तैयारी पूरी करी है। तो कम से कम आपको एक बार तो पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही ओकेजनली कभी पढ़ लिया नाउन, कभी पढ़ लिया प्रोनाउन, ऐसे चल रही है गाड़ी, तो आप हमेशा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में फंसोगे। यही होता है यूट्यूब पर। हम आते हैं यूट्यूब पर, कोई भी बढ़िया सी क्लास चलती हुई दिख रही है, थंबनेल बढ़िया लगा है, ये नाउन के इतने क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन, तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन बाकी के चैप्टर्स कौन पढ़ेगा? बाकी के चैप्टर्स किसी दूसरी क्लास में देखे तो वहां पर कुछ, लेकिन कम से कम आपने एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया, फिर भले ही यूट्यूब पर आप कैसे भी पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूट्यूब पर जैसे ही आप लोग आते हो तो वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस की क्लास बहुत कम मिलती है। आपको बस एक एक चैप्टर ऐसे से करके मिलता है।
तो आपको कम से कम एक बार तो पूरा सिलेबस अच्छे से मतलब 100% एग्जामिनर की सोच से भी बाहर वाला सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस कम से कम एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जैसे कि ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर बैच चलता है, ये फाउंडेशन क्लास चलती है बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल तक पूरा सिलेबस। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का पूरा कंप्लीट बैच पढ़ने के लिए ए टू जेड सारी की सारी चीजें, चाहे आपका ग्रामर हो, वोकैब हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, सब कुछ एक ही बैच में आपको मिल जाता है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर हमारी ऐसी ही क्लासेस चलती है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस, उनको ऐसे ऐसे करके गुमराह नहीं किया जाता है। जिस बच्चे को पूरा इंग्लिश पढ़ना है, पूरी इंग्लिश कंप्लीटली, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर इंग्लिश का एक कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा जिसकी 599 फीस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। ये यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, कि आपको कभी भी पढ़ सकते हो इन जो है क्लासेस को, कभी भी पढ़ सकते हो इन फ्यूचर कभी भी। ठीक है, मात्र 600 रुपए में ग्रामर भी होगी, वोकैब भी होगी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ। ठीक है, तो पूरा सिलेबस एक ही बैच में कंप्लीट, और वो भी बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल तक। आप एक बार डेमो लेके देख लेना। ठीक है, वहां पर कुछ स्टार्टिंग की क्लासेस बिल्कुल कैसी है, फ्री हैं। तो पूरा सिलेबस कम से कम एक बार तो, मेरे से नहीं किसी और से सही, लेकिन पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार तो, तभी आप लोग एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछ सकते हो या कर सकते हो इफेक्टिवली। उसके बाद में आपका आता है कि सर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे इंप्रूव होगा। मान लो कोई वर्ड हमें बोलना नहीं आता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं अच्छे से। उसके लिए आपको पहले, मान लो मैं आपको कहूंगा कि बताओ इसको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे पेन। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है। जब आपको पहले से पता ही नहीं होगा कि ये है क्या, मैंने कहा बताओ इसको क्या कहते हैं, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या बोल दोगे, रिमोट। लेकिन इसको रिमोट नहीं बोलते, इसको प्रेजेंटर बोलते हैं। क्योंकि मुझे पता है तो मैंने बोल दिया, मैं अगर मुझे नहीं पता तो मैं भी रिमोट बोलता। हालांकि रिमोट हर एक रिमोट को बोलते हैं, लेकिन अलग अलग रिमोट के नाम होते हैं। टीवी रिमोट अलग होता है, एसी रिमोट को कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रेजेंटर बोलते हैं क्योंकि ये प्रेजेंटेशन देता है। तो अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे ही आपको पता है तो आप बोल पाओगे, नहीं पता है तो नहीं बोल पाओगे। तो इसका मतलब है अगर आप इसको वर्ड बोल रहे हो, इसका मतलब है आपने पहले कभी इसको वर्ड बोला है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको जब भी किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना होगा तो आपको उन वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे वर्ड्स को पढ़ो। अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो अच्छी बात है, और अगर जरा सा भी किसी वर्ड में डाउट हुआ करे ना, तो उन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन गूगल पर चेक कर लिया करो भाई। ये मैं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ, इसके लिए और कोई इलाज नहीं होता। जादू की जप्पी नहीं है कि लो भाई एक पुड़िया बना के आपको चूरन की दे दूं, आप खा लो, आपको सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको तुरंत कुछ खुद से करना पड़ेगा। वर्ड्स को रीड करो, रीडिंग की हैबिट डालो, कुछ भी पढ़ो, चाहे बुक्स पढ़ो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उनको पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो, और उस पढ़ने की आदत से ही आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे होंगे। उन पढ़ने की आदत से ही आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है अच्छा होगा। और अगर किसी वर्ड में दिक्कत होती है तो उसका प्रोनाउंसिएशन तुरंत चेक कर लिया करो गूगल पे, वेट मत किया करो। गूगल पे कर लो या कोई अलग कोई एप्लीकेशन हो उससे कर लिया करो। ठीक है, अच्छी अच्छी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ऑफलाइन ऑनलाइन वाली, उससे सर्च कर लिया करो, उसमें एक्चुअल जेन्युइन जो है प्रोनाउंसिएशन आते हैं। अब बात आती है कि सर इंग्लिश में मन नहीं लगता पढ़ने में, या इंग्लिश के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनमें मन नहीं लगता आपका पढ़ने में। तो वो क्यों नहीं लगता है, उसका सिंपल सा रीजन है। मान लो आपका इंग्लिश में पढ़ने का मन नहीं लग रहा, या फिर किसी चीज में भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा आपका, तो वो मन क्यों करेगा भाई? हलवा थोड़े ना है भाई, हलवा थोड़े ना है। अगर कहीं जिस टाइम पे आप इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हो उसी टाइम पर अगर आपका दोस्त कहता है चल मूवी देखने चलते, पैसा मैं दूंगा, वहां पर मन लगता है? तुरंत उठ के चले जाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें मजा आता है, इसमें मजा नहीं है। तो या तो इंग्लिश को मजेदार बना लो आप अपने तरीके से। क्यों? आप अगर उसको प्यार करते होंगे उस काम को, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका उसमें मन लगेगा। लेकिन ये इतने अच्छे काम नहीं है कि इनसे प्यार हो जाए। पढ़ाई हो गया या नौकरी हो गई, इन सबसे प्यार हो ही नहीं सकता। ठीक है, पैसे से प्यार है बस, जिस वजह से हम लोग ये काम करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि नौकरी करने का किसी को शौक नहीं होता, सिर्फ पैसा इसलिए नौकरी करता, वरना क्यों करेगा कोई। तो ऐसे ही हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, तभी हम उस काम को करते हैं। आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन नहीं कर रहा, आप उसके पीछे का रीजन ढूंढो। ठीक है, जैसे आपको पता चला कि इसका रीजन ये है कि मेरे घर वाले हैं बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा गरीब हैं, पढ़ने का मन मेरा भी नहीं करता, किसी का नहीं करता, नौकरी करने का मन किसी का नहीं करता, काम करने का नहीं करता, पैसे आने का मन करता है, घूमने का मन करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस काम का आपको मन नहीं कर रहा है वो आपको करना पड़ रहा है,
क्यों, उसके पीछे का रीजन ढूंढो। उसके पीछे के रीजन बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से आप करते हो। पढ़ाई करने का किसी को शौक नहीं होता फिर भी करता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी के माँ बाप, किसी के यार दोस्त, किसी के गर्लफ्रेंड, किसी की बीवी, किसी का बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे लोगों के इमोशंस और उनकी जो है होता है ना भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसी वजह से करना होता है। तो या तो आप ये देख लो कि भाई मुझे इंग्लिश पढ़नी ही क्यों है, तो या तो उसको पढ़ना शुरू कर दो या फिर उसको छोड़ दो। छोड़ सकते नहीं हो, छोड़ सकते नहीं हो क्योंकि भाई ये पढ़ना पड़ेगा, हमारे पीछे इतने सारे रीजंस हैं। अब जैसे आपको पता चला ये रीजंस की वजह से मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उस काम को इंटरेस्टिंग बनाओ, उस काम से प्रेम करने लग जाओ। अगर आप अपने काम से प्यार करने लग गए तो आपको कभी उसमें बोरियत फील होगी नहीं। जैसे मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, मुझे दूसरों से बात करने में बड़ा मजा आता है ना, मुझे घूमने में मजा आता है, लेकिन मुझे पढ़ाने में भी उतना ही मजा आता है जितना मुझे घूमने में मजा आता है। तो मैं अपने काम से प्रेम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये एक कर रहा हूं किसी वजह से, वो वजह भी मुझे पता है। ठीक है, तो जब आपको वजह क्लियर होगी कि क्यों मुझे ये काम करना है, तो आप आराम से उसमें पढ़ोगे भी और आपका मन भी लगेगा। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश में पढ़ने की बात। अब हम बात करते हैं कि सर जो वोकैबुलरी याद नहीं होती है, इसका सिंपल तरीका क्या होता है। इसका सिंपल तरीका ये है कि आपको वर्ड्स को भी जैसे रूल्स को याद नहीं करना होता, ऐसे वर्ड्स को भी याद नहीं करना होता। एक बार आप लोगों ने वर्ड्स को याद कर लिया, समझ लिया, तो एक बार याद कर लो, दो बार याद कर लो, तीन बार याद कर लो, रिवाइज कर लो, सुबह उठ के रिवाइज कर लो। आप ओकेजनली भी याद कर सकते हैं, जैसे मान लो एक दिन याद कर ली, एक दिन छोड़ के याद कर लो उन्हीं वर्ड्स को, एक हफ्ते तक याद कर लो, एक दो महीने तक रिवाइज कर लो। लेकिन जब आप थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं, थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ा सा आप उस फील्ड में घूम ले होते हैं, तो उसके बाद फिर सीधे सीधे आ जाओ आप अपनी प्रैक्टिस पर। जैसे रूल्स याद नहीं होते उनको हम प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही जब वर्ड्स याद होना शुरू हो जाते, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे वर्ड याद नहीं होते, कुछ याद हो जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो उसका सिंपल तरीका यह है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके टारगेटेड मॉक टेस्ट और जो प्रैक्टिस हम लोग लगाते हैं, उसी तरह की प्रैक्टिस, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, सेक्शनल प्रैक्टिस कि वोकैबुलरी की अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो जो वर्ड्स आप लोग लर्न करते हो, याद करते हो, उनको लर्न करने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जैसे हम रूल्स याद कर रहे थे ग्रामर के, ऐसे ही आपको वोकैबुलरी याद ऐसे ही करनी है। वोकैबुलरी याद करनी हो चाहे रूल्स याद करने हो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सिर्फ एक ही रामबाण है, वो है प्रैक्टिस, जो आपको याद करा सकता है और आपको याद दिला सकता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम कभी भुला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में आ गए हैं। ठीक है, सेट हो गए दिमाग में। ऐसे ही एक बार सेट हो गए तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होना सख्त जरूरत होती है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं, उनकी बुक्स सारी की सारी इंग्लिश में होती हैं, इसीलिए उनको दिक्कत नहीं होती, वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और वही चीज़ आपको 12 साल की, एक साल के अंदर करनी हो तो आपको क्या करना होगा? बी हैबिचुअल ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग। आपको सबसे ज़्यादा रीडिंग और लिसनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 12 साल हिंदी पढ़ी है और इंग्लिश आप एक साल में कवर करना चाहते हैं। उसके लिए हद से ज्यादा आपको रीडिंग पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मतलब थोड़ी थोड़ी हैबिट डालो रीड करने की। आप कुछ भी रीड करने की हैबिट डालो। मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लो। कोई किताब पढ़ रहे हैं छोटे बच्चों की जिसमें इंटरेस्ट आता है, वो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मूवी देख रहे हो तो मूवी देख रहे हो तो इंग्लिश में देखो, जिससे आप लिसनिंग करोगे, सुनोगे तो आपकी थोड़ी सी जो है हैबिचुअल बनेगी कि हाँ वो हैबिचुअल का हैबिचुअल बोल रहा है। Hey guys, habitual, be habitual of listening और reading। तो इस तरह से जब सुनोगे ना तो आपको भी थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना शुरू हो जाएगा। समझना शुरू हो जाओगे तो फिर भाई साहब आपको पैसे सॉल्व करना भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, रीडिंग और लिसनिंग का ही काम होता है। जब हमारे वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन ये सब चीज़ें क्लियर होती है ना, स्पेलिंग्स वगैरह, तो हम पैसे सॉल्व आराम से कर लेते हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम लोग चलते हैं सीधे आगे कि इनके अलावा सर जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको तो आपने बता दिया। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो आपके दिमाग में आएंगे कि सर रोजाना अगर इंग्लिश पढ़ें तो कितने घंटे देने चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि 1.5 घंटे तो आप क्लास को दे दो। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम आप जितना दे सको। अगर केवल इंग्लिश ही पढ़ने का काम हो आप पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर तो आप पूरे दिन पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं तो कम से कम 1.5 घंटे की तो क्लास, जो कि पर्टिकुलर किसी भी टीचर से ले रहे होंगे, और बेसिकली आप लोग अनिल जादव सर से ही लोगे और किसी से नहीं लोगे। ठीक है, क्योंकि ये मैं सिर्फ आप लोगों को स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, ये मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन भी चाहिए। प्रॉपर एक टीचर की जो सिमेट्री है वो आपके साथ बैठनी चाहिए। जैसा आपको टीचर चाहिए वैसा ही टीचर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो टीचर है सही टीचर चूज करना, जो आपको, ऐसा नहीं कि नॉलेजेबल तो बहुत है लेकिन आपको नहीं समझा पा रहा तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है,
तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन से आप लोग क्लास अगर लेते हो तो वहां पर 1.5 घंटे की क्लास आपको लेनी है, उसके बाद 1.5 घंटे आपको एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, मात्र 3 घंटे से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं देना। आप दे सकते हो, कोई मतलब रोक टोक नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 3 घंटे तो क्लास को देने ही पड़ेंगे। 1.5 घंटे की क्लास, जैसे 1 घंटे ग्रामर पढ़ रहे हो, आधे घंटे वोकेबलरी, तो 1.5 घंटे उसकी प्रैक्टिस में लगाओ। जितना आप उसकी प्रैक्टिस में लगाओगे उतना ही आपकी इंग्लिश में परफेक्शन आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सर किताबें अगर हमें चाहिए हो तो किताबें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस बार मैंने एक किताब अपडेट कर दी है। जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक और किताब सजेस्ट करूंगा। ठीक है, कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? अगर आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए 2 किताबें सफिशिएंट होती है। एक तो नीतू सिंह जो मैम है उनकी किताब ले लो, या फिर एक ऑब्जेक्टिव कोई दूसरी किताब भी ले सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव है, ये जनरल इंग्लिश है, ठीक है, ये एसपी बख्शी की है। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी मार्केट में बुक्स हैं जो पर्टिकुलर टीचर्स की हैं, बहुत सारे टीचर्स की अपनी अपनी बुक्स हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उनको भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप इन दोनों में से कोई अगर ऑप्शन नहीं है तो ये 2 किताब ले सकते हो। इसके अलावा लूसेंट की भी एक बुक आती है, ठीक है, लूसेंट की भी बुक आती है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। जनरल स्टडी के लिए आप लोग यहाँ से चीज़ों को सीख सकते हैं, ये कि कॉम्बो होती हैं ये बुक्स, इसमें वोकैबुलरी भी होती है, बेसिक चीज़ें भी होती हैं, सब कुछ होता है अगर आप बिगिनर्स हैं, फ्रेशर हैं तो। और अगर आप थोड़ा सा, जैसे मान लो 1 साल हो गया है, 6 महीने हो गए हैं आप लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें आपने कवर कर रखी हैं, तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें आपको क्वेश्चंस जो ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे ना वो ढूंढने हैं। उसके लिए एक तो होती है चैप्टर वाइज बुक, जो कि मिरर ऑफ कॉमन एरर है। इसमें देखो एरर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, और एक और चीज, इसमें चैप्टर वाइज अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें लगभग एक चैप्टर के 50-60 क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होते, 50 क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए इसका जो जो मुझे डिसएडवांटेज लगा वो यही लगा कि इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। इसके अलावा एक वीकी सिन्हा की बुक आती है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो गए, लेकिन वो ओल्ड एज हो गई है बुक, वो थोड़ा सा है ना, ट्रेंड से बाहर हो गई है। बाकी उनकी जगह मैंने दूसरी बुक आप लोगों के लिए रखी है। एक है आप लोगों की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज इंग्लिश पिनेकल, और एक है इंग्लिश जो है ए के सिंह सर है, एमबी पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ट्रेंडिंग बुक है, आप लोगों को जनरली पता ही होता है। ये ऐसी बुक है जिसमें आप लोगों को सारे के सारे प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज के जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। ये ऐसी बुक है जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी की सीढ़ी, जैसे जो फ्रेशर हैं उनको पहले बता दिया, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, उसके बाद चैप्टर वाइज मतलब टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं, सेपरेट सेपरेट। आप इसको भी लगा सकते हैं, 7600 इसका नाम है, बहुत शानदार बुक है, अल्टीमेट बुक है, और मैं इसकी प्रैक्टिस कराना भी शुरू करूंगा आपको यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत जल्दी। ये जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है, इसमें सेट्स दे रखे हैं आप लोगों को पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के 2016 से 2019 से 20 तक, तो जो भी लेटेस्ट हो वो आप लोग अपडेटेड पढ़ लेना। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये उन लोगों के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए तो स्पीड करने के लिए। बाकी आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का मुझे कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है, जिसमें आप पूरी तरह से इंग्लिश को परफेक्टली कंप्लीट एक बार कर लो अच्छे से, तो आपके लिए सिंपल सा एक ऑप्शन है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और वहां पर मेरा एक पर्टिकुलर बैच चलता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि सर इंग्लिश सिखा पाए या नहीं, तो आप डेमो ले लेना। यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई है मेरी, और रेगुलर क्लास लेता भी हूं। उसके बाद एप्लीकेशन पर भी ले सकते हो 1-2 क्लास स्टार्टिंग की। बाकी एक ही नाम है, ओपन स्टडी, ओपन स्टडी, ओपन स्टडी, हर जगह जहां पर भी देखोगे। अगर टेलीग्राम पर जाओगे ओपन स्टडी नाम से मिल जाएगा, यूट्यूब पर जाओगे ओपन स्टडी नाम से मिल जाएगा, ये हमारे और मतलब चैनल का नाम है। एप्लीकेशन भी ओपन स्टडी के नाम से है, वेबसाइट भी ओपन स्टडी के नाम से, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है, openstudy.teachx.in, ठीक है। बाकी इंक्वायरी नंबर ये है। कंप्लीट बैच मात्र आप लोगों को 599 रुपए में इंग्लिश का अगर आपको परचेस करना है तो मिल जाएगा, ठीक है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर ही, और जिसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, ये याद रखना, ये हर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा मतलब पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और हर उस एस्पिरेंट के लिए इस वीडियो को शेयर करें जिसको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है और उसको प्रॉपर गाइडलाइन कहीं पर नहीं मिल पा रही है, और वो चाहता है कि मैं कैसे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करूं। बहुत एफर्ट लगते हैं यार इस तरह का कंटेंट बनाने में, फिर आपके सामने एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेहनत जरूर दिख रही होगी और आप उसको अच्छे से बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए कि आप इतना मुझे प्यार देते हो। आपने बहुत साथ निभाया, मेरा बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है भाई। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया से लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।